आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस जैसे ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी स्पॉटलाइट में लाते हैं। इनका नाम द हिंदू के रेप्यूटेड स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स स्टार में रेगुलरली पब्लिश होता है। स्पोर्ट्स स्टार में निहित जी सीनियर सब एडिटर और सीनियर रिपोर्टर के तौर पे अपना योगदान दे रहे हैं। और सबसे खास बात, ये विप्स के ही एलुमनस हैं, जहाँ से मैं भी अपनी जर्नलिज्म एंड मास कॉम की पढ़ाई कर रहा हूँ। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से जर्नलिज्म में ही निहित जी ने अपना डिप्लोमा किया है। निहित जी ने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म सिर्फ एक प्रोफेशन के रूप में नहीं बल्कि एक पैशन के रूप में अपनाया है, जहां वो अनडिस्कवर्ड या अंडररेटेड स्पोर्ट्स और उनके एथलीट्स की आवाज बन गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऑनेस्ट और एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन निहित जी के साथ। निहित जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया आश्रुत एंड बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। जी, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जर्नलिज्म में आना और फिर उसमें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के फील्ड में जाना, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली या वो बीज कहाँ से आया? अ, सो स्पोर्ट्स फॉलो करना मुझे हमेशा से ही पसंद था, पर ये मेरा टारगेट नहीं था। टारगेट मेरा एक्चुअली मेडिकल साइंसेज़ में ही था। बट सिंस वहाँ उस फील्ड में मेरे उस लेवल के मार्क्स नहीं आ पाए कि आई कुड लाइक किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। सो 1 साल मैंने ड्रॉप लिया एंड उस सेम ईयर में रियो ओलंपिक्स हुए थे, तो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मैं ओलंपिक्स भी फ़ॉलो कर रहा था एंड देन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यू नो सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल ही नहीं, मुझे बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद हैं एंड इतने पसंद हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं इन्हें और नज़दीक से जान पाऊँ, इन एथलीट्स की पीछे की कहानी जान पाऊँ और लोगों को बता पाऊँ। तो जब अगले साल मैंने दोबारा मेडिकल का एग्ज़ाम दिया, उसके साथ-साथ मैंने जर्नलिज़्म के एंट्रेंसेस का भी एग्ज़ाम दिया। तो अगेन मेडिकल में तो मैं क्रैक नहीं कर पाया बट जर्नलिज़्म में एज़ आपने मेंशन किया विप्स में मेरा एडमिशन हो गया था। तो देन वहाँ से मेरी जर्नी जो है जर्नलिज़्म की शुरू हुई। स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में ही जाना था ये मेरा शुरू से टारगेट था। ऐसा कुछ नहीं था कि एडमिशन के बाद सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। हुँ। और आप स्पोर्ट्स स्टार के साथ अभी काम कर रहे हो, तो स्पोर्ट्स स्टार के साथ काम करने का आपको एक्सपीरियंस कैसा अभी चल रहा है आपका? मुझे स्पोर्ट्स स्टार के साथ 4 साल हो गए हैं। 2021 जब एसीजे एशियन कॉलेज जर्नलिज़्म से मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ था, वहीं से प्लेसमेंट हुई थी। उस टाइम पे पैंडेमिक के चलते शुरू के कुछ महीने मैंने घर से काम किया था। स्पोर्ट्स स्टार में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिकॉज़ स्पोर्ट्स स्टार उन गिनी-चुनी ऑर्गनाइज़ेशंस में से है जो बाकी स्पोर्ट्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देती है, ना कि सिर्फ़ क्रिकेट को। क्रिकेट को भी स्पोर्ट्स स्टार बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस से बहुत बेटर वे में कवर करती है बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को इतनी डिटेल में कवर करती है कि आपके 6 या 7 रिपोर्टर जो हैं वो ग्राउंड पे जाके हर रणजी ट्रॉफी के मैचेस कवर कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सीखने को मिला है। मल्टी डिसिप्लिन जो इवेंट्स होते हैं, वो कवर कैसे करते हैं ऑनलाइन, वो मुझे सीखने को मिला है एंड ऑफ़ कोर्स क्योंकि मैंने अपने इंटरव्यू में मेंशन किया था कि सिर्फ़ क्रिकेट और फुटबॉल ही नहीं, मुझे बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो यहाँ आके मुझे वो करने का मौका मिला है। जैसे मैंने हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स कवर किया था लास्ट ईयर। टेनिस मेरा थोड़ा ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो टेनिस मैं काफ़ी रेगुलरली कवर करता रहता हूँ स्पोर्ट्स स्टार के लिए। अभी रिसेंटली मैंने चेन्नई में ही डब्ल्यूटीटी कंटेंडर जो टेबल टेनिस का टूर्नामेंट है, वो कवर किया था। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स भी कवर करने का मौका मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स जो है वो मुझे कवर करने का मौका मिला है स्पोर्ट्स स्टार के साथ एंड इससे जो है मेरा ऑल-राउंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है इन 4 सालों में। ओके, जैसा कि आपने कहा कि आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स कवर करने के मौके मिले और हमारी रिसर्च में हमें पता चला कि आपने शरत कामल और विक्टर विग्नेश जैसे बड़े-बड़े एथलीट्स के भी इंटरव्यू लिए हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। शरत कामल टेबल टेनिस के एक लेजेंड रह चुके हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। अभी हाल ही फिलहाल वो रिटायर हुए हैं, अभी कुछ चंद हफ्तों पहले। और वो पिछले 2 डेकेड से इंडिया के
टेबल टेनिस में योगदान दे रहे हैं और इंडिया के टेबल टेनिस को एक ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है शरद कमल जी ने। और विक्टर वेगनेस जी एक ओलंपिक गोल्ड विनिंग हॉकी टीम के हिस्सा रहे हैं, वो बेल्जियम के प्लेयर रहे हैं, जिनके शार्प प्ले मेकिंग और इंटेंसिटी के लिए उनकी बहुत ज़्यादा बात होती है। वो एक वर्ल्ड चैंपियन है और वो ग्लोबल हॉकी लीग को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसमें इंडिया का HIL भी आता है। तो ऐसे जब बड़े डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स जॉनराज के लोगों के आप इंटरव्यूज लेते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, तो इनकी माइंडसेट क्या होता है जहां पे वो चैंपियन बन पाते हैं और वो बाकियों से अलग बन पाते हैं? और आपका फेवरेट इंटरव्यू कौन सा रहा है अभी तक का? और दूसरे सवाल का जवाब, फेवरेट इंटरव्यू पिक कर पाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर कोई इंटरव्यू आपको कुछ डिफरेंट चीज़ सिखाता है। तो एक इंटरव्यू फेवरेट पिक कर पाना, आई थिंक अभी तो एकदम से तो नहीं आ रहा दिमाग में, अगर आएगा तो मैं बताऊंगा। बट माइंडसेट की जो आपने बात करी है, तो ऑफ कोर्स एलीट एथलीट्स का जो माइंडसेट है वो एक अलग लेवल का होता है। उनकी डेडिकेशन, उनकी थिंकिंग, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना, एंड तक सोचना। जैसे शरत ने अपने जो इंटरव्यू दिया था अपने लास्ट टूर्नामेंट से पहले, कि वो लास्ट तक जो है अपने गेम में इम्प्रूवमेंट्स ढूंढ रहे थे, अपने गेम के नए एरियाज को बेटर करने की कोशिश कर रहे थे। जो उनके जो नेशनल कोच हैं मैसिमो कॉन्स्टेंटिनी, उन्होंने भी ये चीज़ मेंशन करी थी कि वो लास्ट मोमेंट तक जो है अपनी अपनी गेम को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली विक्टर का केस डिफरेंट है। उनको लास्ट ईयर मेडिकल इश्यूज हुए थे, एंड ऑफ कोर्स बेल्जियम जो है काफ़ी शॉकिंग तरीके से दे वो स्पेन से हार गई थी क्वार्टर फाइनल्स में ओलंपिक्स के। तो उस चीज़ के बाद उनका थोड़ा साइकोलॉजिकली भी उनका थोड़ा ठीक नहीं था, और थोड़ा ब्रेक लिया उन्होंने। बट कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया है दोबारा से हॉकी खेलने के लिए, और हॉकी इंडिया लीग में जैसे वो आए खेलने के लिए, तो इससे पता चलता है कि एलीट एथलीट्स का जो माइंडसेट है वो एक अलग लेवल का ही होता है। एंड जब आप उनसे बात करते हो तो अब आपको पता चलता है कि जो नॉर्मल एथलीट है और एक एलीट एथलीट है उनमें कितना फ़र्क है, वो किस किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जो एक नॉर्मल एथलीट या नॉर्मल इंसान के दिमाग में आ ही नहीं सकती। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका माइंडसेट ऐसा होता है। फेवरेट इंटरव्यू आई थिंक लिए तो बहुत सारे हैं, बट अगर अभी कोई दिमाग में आ रहा है रिसेंटली, तो आई थिंक दीपिका, जो हॉकी प्लेयर है, जिनका हम्म। अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू लिया था, एक यंग फॉरवर्ड है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम में। उनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक रेसलिंग परिवार से आके उन्होंने हॉकी चूज़ करी, और कैसे हॉकी चूज़ करी कि उनको पता भी नहीं था कि ये स्पोर्ट होता क्या है। सिर्फ देख के उन्होंने, छोटे उम्र में जब वो रेसलिंग ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तो उन्होंने देखा कि ये रास्ते में ग्राउंड पे बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और एक दूसरे को एनकरेज कर रहे हैं। तो वो चीज़ उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने परिवार को कहा कि मैं हॉकी ही खेलूंगी और या कोई स्पोर्ट नहीं खेलूंगी। तो हम्म। ये इंटरव्यू आई थिंक अभी हाल फिलहाल में मेरा फेवरेट है। हाँ, ये एक अमेजिंग स्टोरी है कि वो अपनी कंडीशनिंग से अलग, जैसा हर स्पोर्ट्स में होता है कि आपकी फैमिली की एक होता है, जैसे कोई इंडिया में अगर बॉर्न होता है तो बाय हम्म। डिफॉल्ट वो क्रिकेट को प्यार करेगा क्योंकि आपकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है। पर कोई ऐसा जी। स्पोर्ट आप जहाँ चुनते हो जो सोशल कंडीशनिंग और फैमिली की कंडीशनिंग से अलग होती है और फिर वहाँ आप अपना 100% देते हो, तो वो तो एक स्टोरी अमेजिंग होती है। आपने क्रिकेट के अलावा टेबल टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, जैसे गेम्स को कवर करते हैं। तो जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जब बात आती है या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की इंडिया में बात आती है, तो मेजरली क्रिकेट आई वुड से 70-80% है। फिर उसमें कुछ फुटबॉल आ जाता है और फिर बाद में ये सारे स्पोर्ट्स को लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो क्रिकेट की स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग और इन सारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग में मेजर डिफरेंस क्या रहता है? सी क्रिकेट रिपोर्टिंग स्पोर्ट्स स्टार की जहाँ तक बात करूँ, मैंने इतनी नहीं करी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छी टीम है। तो वहाँ इतने लोग हैं कि मेरे को मौका मिलता है बाकी स्पोर्ट्स कवर करने का। क्रिकेट एंड फुटबॉल के लिए हमारे पास दो बहुत ही अच्छी टीम्स हैं, बट जितना मैंने उनके काम से ऑब्जर्व किया है, कंपटीशन क्रिकेट और फुटबॉल में एक अलग ही लेवल का है कवरेज का जर्नलिस्ट के बीच में। तो आपको नॉर्मल रिपोर्ट्स जो है उससे काम आज की डेट में नहीं चलेगा। आपको जो है एक एंगल ढूंढना पड़ता है, कुछ इंटरेस्टिंग एंगल ढूंढना पड़ेगा अपनी स्टोरी को लिखने के लिए, स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि जो है आप रीडर का इंटरेस्ट जो है वो जीत पाओ।
स्टैट स्टोरीज़ जो हैं क्रिकेट में बहुत काम करती हैं इस पॉइंट पे कि लोगों को बहुत इच्छा रहती है कि अच्छा ये बैटल जो है जैसे निकोलस पूरन लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट या राइट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसकी वीकनेस है या क्या इसने इम्प्रूव किया है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें रीडर्स को जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। फुटबॉल में अगर इंडियन सीन की बात करो तो आई थिंक ऑफ फील्ड तो ज़्यादा ऑफ फील्ड इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम। ऑन हाँ। फील्ड जितने भी हमने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, नेशनल टीम उतना अच्छा नहीं कर पा रही है जितनी हम हर बार एक्सपेक्टेशंस रहती है। एंड डोमेस्टिकली ऑल्सो जो है 2-3 क्लब्स हैं जो बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं, जैसे मोहन बगान एसजी है, हम्म। बेंगलुरु एफसी भी है। तो ये सब क्लब्स अच्छा कर रहे हैं, बट फुटबॉल में जो रिपोर्टिंग है वो ज़्यादा अभी जो है वो ऑफ फील्ड इश्यूज को लेकर चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को लेकर चल रही है। अभी जो रिसेंटली आई लीग चैंपियन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ कि इंटरकाशी ने बोला कि हम जो मैच हारे थे नामधारी एफसी के अगेंस्ट, वो एक्चुअली हमें 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए बिकॉज नामधारी ने एक इनएलिजिबल प्लेयर हाँ। खिलाया था जो अलाउ नहीं करना चाहिए था। तो अभी एआईएफएफ की अपील्स कमेटी ने उसको खारिज कर दिया है, बट इंटरकाशी कह रही है कि हम आगे जाएंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट फॉर स्पोर्ट में, अपील करेंगे इस डिसीजन को। तो फुटबॉल रिपोर्टिंग में ये सब चीज़ें आती है। बाकी स्पोर्ट्स की अगर आप बात करो, ओलंपिक स्पोर्ट्स की, तो इसमें आई थिंक क्योंकि अभी इतना एक्सपोजर नहीं है, ऑफ कोर्स धीरे धीरे बेटर हो रहा है क्योंकि अब रिसेंटली हमने लास्ट 2 ओलंपिक्स में जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है तो लोगों को इच्छा है कि हम बाकी स्पोर्ट्स प्लेयर्स की जर्नीज को भी जानें। तो इनकी रिपोर्टिंग में प्रोफाइल्स बहुत काम करती हैं। किस तरह की जर्नी रही है इस एथलीट की, इसने किस फाइनेंशियल कंडीशन से, किस सोशल कंडीशन से उठकर ये स्पोर्ट चूज़ किया, ये जानते हुए भी कि इन स्पोर्ट्स को इतनी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती इंडिया में, इतना सपोर्ट नहीं मिलता इंडिया में। तो बाकी स्पोर्ट्स में ये सब रिपोर्टिंग रहती है। एंड ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़े कुछ कुछ स्पोर्ट्स में टेक्निकल रिपोर्टिंग भी काफ़ी काम आती है, जैसे जैवलिन थ्रो हो गया या आर्चरी हो गया कि आर्चरी रिकर्व और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बेसिक चीज़ है बस, बट लोगों को जानने की इच्छा है। एंड जैवलिन में किस एंगल पे थ्रो करोगे और किस स्पीड से थ्रो करोगे, किस टेक्निक के साथ करोगे कि वो 90 मीटर का जो बैरियर है वो तोड़ सको, ऐसी चीज़ें लोगों को पसंद आती है। जी। जैसा अभी आपने कहा कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है, अभी फ़िलहाल इंडिया का जो हाल है। तो आपको क्या लगता है ये इम्बैलेंस जो क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स के बीच जो ये एक बड़ा-सा वॉल खड़ा हो गया है कि क्रिकेट की आप अगर व्यूअरशिप देखो, वहाँ स्पॉन्सर देखो, वहाँ मनी देखो तो एकदम बिलियन। आईपीएल आई गेस वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट लीग हो चुकी है, एनबीए और आपका यूसीएल वगैरह के बाद। और बाकी स्पोर्ट जहां हम देखते हैं कि एथलीट स्ट्रगल करते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, फंडिंग के लिए, आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ये स्पोर्ट्स हैं, यहाँ की फैसिलिटीज जो होती है, स्टेडियम्स की फैसिलिटी जो होती है, उनको फंडिंग नहीं मिलती है। और यहाँ हम क्रिकेट के देखते हैं कितने सारे स्टेडियम्स बने हुए हैं, इन कंपैरिजन टू बाकी स्पोर्ट्स कुछ है ही नहीं। जिसको करना है इंडिविजुअली अपने दम पे करना पड़ता है या आसपास कोई हेल्प कर दे। तो इसके बीच का आपको क्या लगता है, क्या मेजर चीज है जो इंडिया की ऑडियंस मिस कर रही है या इंडिया गवर्नमेंट मिस कर रही है? देखो क्रिकेट ऑफ कोर्स क्योंकि हमने क्रिकेट में उस लेवल का सक्सेस बहुत जल्दी देख लिया जो ओलंपिक्स में हमें बहुत वेट करना पड़ा। हॉकी ऑफ कोर्स, हॉकी में हम सक्सेसफुल रहे हैं ओलंपिक्स में, बट बाकी स्पोर्ट्स को देख लें या इंडिविजुअल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को देख ले तो ऑफ कोर्स मेडल्स आने में बहुत टाइम लगा है। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। और क्रिकेट ऑफ कोर्स लोगों को इतना पसंद आया जब से 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, तो जैसे पूरी इमेज ही चेंज हो गई स्पोर्ट की। तो उस चीज़ को, उस गैप को जो है कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी भी आई थिंक वो इतनी जल्दी कवर नहीं होने वाला, इवन दो आपने देखा है नीरज चोपड़ा ने हाँ। जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है लास्ट 2 ओलंपिक्स में, उसने अपने स्पोर्ट एथलेटिक्स का प्रोफाइल बढ़ाने में इतना काम हाँ। किया है कि अब नेक्स्ट मंथ उसके नाम पे एक इवेंट, वर्ल्ड लेवल का इवेंट होने जा रहा है बेंगलुरु बेंगलुरु में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बट अगेन जहाँ तक बात करूँ मैं इनके डिफरेंस की, तो वो डिफरेंस अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। एंड
लोगों को पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा और इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, एथलीट्स जो हैं नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स में वो मेहनत कर रहे हैं, बट एक व्यूअर्स का जो वो है देखने का नज़रिया है, क्योंकि एक तो हुँ, इन स्पोर्ट्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इतनी ईज़िली ये एक्सेसिबल नहीं होते हैं। जैसे हुँ, क्रिकेट तो है, आपको हर समय टीवी पे हर या समय। स्ट्रीमिंग हुँ, पे मिल जाएगा। बट जी, बाकी जो स्पोर्ट्स है उसके लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी कि ये स्ट्रीम कहाँ पे हो रहा है या डेट्स कहाँ पे है। मीडिया जिसके लिए बहुत काम करता है कि ये इवेंट आने वाला है, ये इस महीने में ये इवेंट्स हैं, ये यहाँ पे हुँ, स्ट्रीम होंगे। पर रीडर को भी थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं कि सिर्फ ओलंपिक्स में ही नहीं हम देख रहे हैं या एशियन गेम्स में ही नहीं देख रहे हैं हम या कॉमनवेल्थ में ही नहीं देख रहे हैं, हम पूरे साल जो है इन एथलीट्स की जर्नी थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, ताकि हुँ, हम समझ पाएँ कि ये किस किस लेवल का कंपटीशन फेस करते हैं। सबको दिखता है कि सिर्फ ओलंपिक्स में इंडिया हार गया तो ये इतना सपोर्ट मिल रहा है, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, पर डिफ़िकल्टी लेवल भी समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सपोर्ट की जहाँ तक बात है, जो आपने कहा, अब जो है रिसेंटली इन द लास्ट आई थिंक डेकेड जो है वो चीज़ें काफ़ी बदली हैं। बहुत सपोर्ट मिल रहा है एथलीट्स को फाइनेंशियली, इवन दो आई मैं ये नहीं कह सकता कि चीज़ें बदल गई हैं बिल्कुल ही। एक जो टॉप लेवल एथलीट्स हैं हर फील्ड में, वो गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है उनको, और उनको जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में ला रही है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। एंड स्पॉन्सर्स, जेएसडब्ल्यू जैसे, रिलायंस जैसे स्पॉन्सर्स हुँ, आ रहे हैं जो एथलीट्स को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो उस वे में लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अगर आप और जैसे अगर आपने किसी डोमेस्टिक मीट में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया और वहाँ कोई स्काउट आया हुआ है आपको देखने के लिए, तो लाइफ़ आपकी वहाँ से भी बदल सकती है। तो उस वे में अब थोड़ा प्रोफ़ाइल चेंज हो रहा है बाकी स्पोर्ट्स का, बट अगेन गैप जो है वो कम होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप इतने स्पोर्ट्स को अलग-अलग कवर करते हो, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में ऐसा कौन-सा स्पोर्ट्स है जो पॉपुलर होने वाला है? मतलब जैसे होता है ना कोई स्पोर्ट जैसे अभी आपने नीरज चोपड़ा की बात की कि उनके एक जैवलिन थ्रो और एक गोल्ड मेडल ने पूरा एकदम जैवलिन में अब बच्चे दिखने लगे हैं। जैवलिन की बात हो रही है जिस जैवलिन की बात नहीं होती थी। भाला फेंकना ऐसे ही बस होता था। लेकिन जो रिस्पेक्ट नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट को दिया है और उसके बाद जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसे ही आपको क्या लगता है कौन-सा ऐसा स्पोर्ट्स है जो अभी पॉपुलर नहीं है पर आने वाले समय में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ने वाली है इंडिया में? अम, थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं बाकी स्पोर्ट्स में, जैसे आपने जैवलिन की बात करी, या जैसे रैकेट स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, हॉकी, तो ऑलरेडी काफ़ी उनकी एक नीश ऑडियंस है, तो उनको पॉपुलैरिटी है। बट अगर आगे देखा जाए कौन सा स्पोर्ट पॉपुलर हो सकता है, अम, थोड़ा टफ सवाल है ये, बट आई थिंक चेस और पॉपुलर होता जा रहा है। हाँ, मेरे माइंड में भी चेस ही अभी आ रहा जैसे था। जैसे तो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं हाँ, वर्ल्ड लेवल पे, यूरोपियंस को या चाइनीज प्लेयर्स को टक्कर दे रहे हैं, आई थिंक तो आने वाले टाइम में, और अभी ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो गया है क्योंकि हमारे हाँ। यंगस्टर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में इसकी की पॉपुलैरिटी और बढ़ने के चांसेस हैं, जिस तरह मेरे का हम परफॉर्म टीनेजर कर रहे कज़िन्स वगैरह भी चेस में बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। हर हैं। कोई चेस, चेस, चेस खेलना चाह थोड़ा रहा है। थोड़ा टफ है स्पोर्ट को बारीकी से समझना, बिकॉज़ बहुत हाँ, सारी ओपनिंग्स, बहुत सारे डिफेंसेस हैं, वो नॉर्मल ऑडियंस की समझ में नहीं आएँगी, बट अगेन मीडिया का काम है कि इस स्पोर्ट को इंटरेस्टिंग वे में प्रेज़ेंट करना, ताकि रीडर्स को हुँ। पसंद आए, जो काफ़ी हद तक किया है लास्ट 1 साल में, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेज़ ऑल्सो इतनी अच्छी आई हैं कि लोग एनकरेज हुए हैं इस स्पोर्ट को और क्लोज़ली फॉलो हुँ। करने में। तो आई थिंक या चेस एक स्पोर्ट है जो और आगे पॉपुलर हो सकता है। मैग्नस कार्लसन जैसे एथलीट्स चेस में इंडिया को बात कर रहे हैं कि इंडिया कैसे बहुत बूम कर रहा है चेस में, तो डेफिनेटली हुँ। चेस वन ऑफ द ऐसा स्पोर्ट है जो फ्यूचर में आगे बूम करेगा। अभी हमने बात की इन्वेस्टमेंट पे कि पिछले 10 साल में बेटर हुई है चीज़ें कि हुँ, गवर्नमेंट हुँ, इन्वेस्ट कर रही है, जेएसडब्ल्यू या रिलायंस जैसी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर हुँ, हम हमेशा ये देखते हैं कि मान लीजिए ओलंपिक्स में भी पहलवानी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, जैवलिन थ्रो हो गया, जहाँ इंडिविजुअल लोग हैं, अगर आप हॉकी को हटा दो, जहाँ इंडिविजुअल लोग हैं, वहाँ तो हमारे मेडल्स आ जाते हैं। पर ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए होता है, चाहे आप स्विमिंग देख लो, चाहे आप कोई ऐसा स्पोर्ट देख लो जहाँ स्टेडियम चाहिए, फील्ड चाहिए, ट्रैक एंड फील्ड ज़्यादा चाहिए,
वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है और वहाँ से मेडल्स नहीं आ पा रहे हैं। जबकि आप अगर चाइना को उठाओ, आप नीदरलैंड को उठाओ, आप ऑस्ट्रेलिया को उठाओ, तो इन लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतने टॉप नॉच, और यहाँ से नीदरलैंड तो बहुत छोटा देश है, और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला नीदरलैंड ने 34 मेडल जीते हैं पिछले ओलंपिक में, जिसमें 15 गोल्ड मेडल हैं। और हमारा देश 140 करोड़ के ऊपर का है और यहाँ से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया, जबकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट है। पर अगर हम बाकी कंट्रीज की कंपैरिजन में देखें जिनकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है, उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, इतना बढ़िया है, और वहां से लोग इतने कम्पिटिटिव तरीके से आते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं स्पोर्ट्स से। तो इंडिया में क्या है, वो स्पॉन्सरशिप की कमी है, वो गवर्नमेंट फंडिंग की कमी है, या एक सोसाइटल या पॉलिटिकल चीज है कि स्पोर्ट्स उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जिस पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाइना का देखें तो 1980s तक चाइना और इंडिया सेम था, अगर आप ओलंपिक्स की बात करें या किसी और स्पोर्ट की बात करें। पर 1980s के बाद चाइना ने जो अपने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया और जिस तरीके से मेडल्स उन्होंने लाए हैं 1990 के बाद, उस लेवल का चेंज इंडिया में कब देखने मिलेगा? आई थिंक वही जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसमें बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं कि हर कंट्री का डिफरेंट अप्रोच होता है, और बहुत कंट्रीज में जो है अगेन रिसोर्सेज कितने हैं और पॉपुलेशन कितनी है वो मैटर करती है। इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में रिसोर्सेज ऑफ कोर्स उतने नहीं हैं जितने टैलेंट अवेलेबल हैं हमारे पास, तो एक तो वो चीज़ का फ़र्क पड़ता है कंट्री टू कंट्री। एंड अगेन जैसे एक मिनट, एक मिनट, आपका सवाल क्या था? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बाकी कंट्रीज हो गए आपके, नीदरलैंड हो हाँ, गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाँ, चाइना, ये हाँ, बहुत हाँ, मेडल्स ले आते हैं कम हाँ, मतलब पॉपुलेशन के दौरान, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप हाँ, नॉच होता है, हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट हाँ, टॉप नॉच होता समझ है, गया। तो इंडिया ठीक, में सो क्यों नहीं हो हाँ, पा रहा? इंडिया में एक तो चीज़ है जो बहुत लोगों को गलतफहमी है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में उस लेवल का एक तो स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है ओलंपिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट अब तक तो नहीं था, हाँ, सिर्फ LA 28 में आने वाला लॉस एंजलिस है। में हाँ। आएगा, और मेजरली जो हमारा पूल है वो क्रिकेट में ही जाता है। तो फिर मेडल कहाँ से आएगा ओलंपिक्स में? बाकी स्पोर्ट्स में अगेन मेंटालिटी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, स्पोर्टिंग कल्चर बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज तो बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे करके, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, बट अगेन एक कल्चर बहुत मैटर करता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में या चाइना में वो कल्चर है स्पोर्ट्स का कि लोग 3-3 4-4 साल की एज में अपने घर के पास किसी ट्रेनिंग सेंटर में एक स्पोर्ट खेलने जाते हैं और फिर ट्रेनिंग वहीं से उनकी शुरू हो जाती है। इंडिया में वो जो चीज़ है वो इतनी जल्दी एज में शुरू नहीं होती है। इंडिया में अभी भी एजुकेशन पे बहुत फोकस होता है एंड स्पोर्ट जो है वो सेकेंडली देखा जाता और है, हालांकि स्पोर्ट्स ये में भी जो चीज़ें जाते हैं तो लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा से सरकारी नौकरी मिल जी जाएगी या किसी एग्जैक्टली, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। वो ठीक है, वो देखो स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी ढूंढना किसी की ज़रूरत हो सकता है इंडिया में भी, क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना हाँ। पड़ता है। एंड अगर किसी को ऐसा मौका मिल रहा है कि वो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगेन बात वही है, कल्चर की आ जाती है कि दूसरी कंट्रीज में देखो आप, वही शुरू से छोटे एज में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एंड एनकरेजमेंट मिलता है। इंडिया में वो जो चीज़ है वो अभी चेंज होना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। बाकी स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में तो ऑफ कोर्स एनकरेजमेंट है ही, बट हम्म। ओलंपिक स्पोर्ट्स में वो जो चीज़ है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी स्टोरीज जैसे अब बहुत अच्छे लेवल पे ओलंपिक स्पोर्ट्स की कवरेज शुरू हो चुकी है। बाकी स्पोर्ट्स में, शूटिंग में या एथलेटिक्स में लोगों को उस लेवल का सपोर्ट मिल रहा है जो शायद कभी नहीं मिला हाँ। इंडियन स्पोर्ट्स में। अगर पहले मिल गया होता तो पता नहीं हम कितने मेडल जीत चुके होते। हम्म। तो वही है, कल्चर की बात है, रिसोर्सेज और पॉपुलेशन का रेशो क्या है उस चीज़ की बात है, और अगेन हाँ, परफॉर्मेंस भी उससे ही इम्पैक्ट होती है। तो ये डिफरेंस है हाँ। बाकी कंट्रीज में और इंडिया में। आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर रहा है कि बाकी स्पोर्ट्स को पॉपुलर करने का? हाँ, ऑफ क्योंकि कोर्स एक्सेस टू सोशल मीडिया। इन्फॉर्मेशन लोगों के पास अब आया है कि वो बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी जान पाएँ। शायद जी, पहले एक लिमिटेशन थी, आप न्यूज़पेपर से जान पाते थे, आप टीवी चैनल से जान पाते थे, तो पूरे वर्ल्ड में कैसे-कैसे स्पोर्ट्स चल रहे हैं, वो नहीं पता था। और इंटरनेट ने और डिजिटल मीडिया ने ये एक्सेस दिया है कि एक गाँव का बैठा लड़का भी एक ऐसे स्पोर्ट के बारे में जान सकता है, जो उसके आस-पास कोई नहीं जानता है।
जी, जी, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया ने एक बहुत हेल्प किया है लोगों को अवेयर कराने में कि ये इन सब स्पोर्ट्स में भी इंडियंस पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे अब अपने ट्रैक एंड फील्ड में लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू ही बाकी रीडर्स को अवेयर करवाते हैं कि देखो इस वीक में हमारे ये एथलीट्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इन मीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम सिमिलरली टेनिस में हो गया या बैडमिंटन। बैडमिंटन तो खैर चलो लोग कवर कर लेते हैं, बट जैसे इन सब स्पोर्ट्स हैं जिनमें बहुत छोटे छोटे लेवल तक टूर्नामेंट्स होते हैं। टेनिस में जैसे एटीपी तो बहुत हाई लेवल है, ग्रैंड स्लैम्स हाई लेवल है, बट उसके नीचे चैलेंजर्स आते हैं, फ्यूचर्स आईटीएफ सर्किट पे आते हैं, जो लोगों को इजीली ट्रैक करना नहीं हो पाता है उनसे। तो उस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एथलेटिक्स में अगेन बहुत छोटे-छोटे लेवल पे वर्ल्ड एथलेटिक्स की जो है वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसमें भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चेस में भी बड़े इवेंट्स का लोगों को पता चल जाता है, बट छोटे इवेंट्स अगेन सोशल मीडिया के थ्रू उनको ऐसी नॉलेज मिल रही है कि इंडियंस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, अपनी ईलो रेटिंग बढ़ा रहे हैं। तो यस, सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस तो है और बहुत हेल्प किया है उन्होंने, उसने उस मीडियम ने बाकी स्पोर्ट्स की प्रोफाइल को बढ़ाने में। ओके। आपने कंपाउंड आर्चरी के ओलंपिक इंक्लूजन पर लिखा था, तो क्या ये एक नए एरा की शुरुआत हो सकती है इंडिया स्पोर्ट्स के लिए? देखो कंपाउंड आर्चरी पहले में तो इंडिया। एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि कंपाउंड आर्चरी होती क्या है। ओके, कंपाउंड आर्चरी में जो है वो एक पुली सिस्टम का यूज़ होता है, जो लाइक उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है बिगिनर्स के लिए हैंडल करना, जबकि रिकर्व में जो है वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल का स्किल चाहिए आपको डेवलप करने के लिए। तो इसलिए जो कैजुअल जो लोग हैं वो कंपाउंड बहुत ईज़िली पिकअप कर लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो इक्विपमेंट का ही आ जाता है। अब कंपाउंड में हमने रिसेंटली बहुत अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया है एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में। बट एशियन गेम्स के बाद उनका सीज़न ख़त्म हो जाता था। एथलीट्स को जब सरकार पूछती थी या डिपार्टमेंट्स पूछते थे कि तुम्हारा अगला इवेंट है क्या, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। और बहुत टाइम से ये फाइट चल रही है कंपाउंड को ओलंपिक्स में लाने के लिए। अभी सिर्फ एक ही इवेंट आया है, मिक्स्ड इवेंट, बट कहीं से तो शुरुआत हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन इंडिया के चांसेस हाई है, बट क्योंकि नाउ ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है, तो अब बाकी कंट्रीज भी इसको और सीरियसली लेंगे। तो गारंटी नहीं है कि मेडल आएगा, बट स्टिल इट्स ये एनकरेजिंग है स्पोर्ट के लिए, प्लेयर्स के लिए जो इतने साल से कंपाउंड आर्चरी कर रहे हैं, बट उन्हें उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि क्योंकि वो ओलंपियंस नहीं बन सकते थे। तो उनको उस लेवल के स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, वो टॉप स्कीम में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि टॉप स्कीम में ओलंपिक्स आता है और कंपाउंड आर्चरी ओलंपिक्स में नहीं है। उनको अलग फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता था, बट क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट नहीं था, तो उनको उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जो अब ऑफ कोर्स चेंज होगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स में डेब्यू करेगा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। तो हाँ, एक नए एरा की शुरुआत कह सकते हैं कंपाउंड आर्चरी के लिए। और हॉकी इंडिया लीग के रिवाइवल पर आपने विक्टर वेग्ने जी का इंटरव्यू किया, उनसे बात की, तो क्या लगता है इंडियन हॉकी लीग को अपलिफ्ट कर पाएगी वापस से ये रिवाइवल? क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि मैं रांची से था, तो बचपन में रांची रेज की टीम होती थी हॉकी में, और झारखंड में एक कल्चर भी है कि वहाँ हॉकी खेली जाती है। उसके बाद अब वापस से ये हॉकी लीग आई है, तो क्या ये फिर से हॉकी को रिवाइव कर पाएगा, क्या लगता है आपको? हॉकी को रिवाइव करने का तो अब वो तो उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हॉकी बहुत अच्छा कर रही है। एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू उनको जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे ही उनकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, तभी हमारे लास्ट 2 ओलंपिक्स में इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए हैं। अब इसको और आगे पॉपुलर करने की बात है। रिवाइवल तो हो चुका है, एक लेवल पे रिवाइवल हो चुका है। अब ये है कि नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टैलेंट्स ढूँढने की बात है, क्योंकि जो अभी जो करंट टैलेंट है, वो उनमें से भी बहुत लोग हॉकी इंडिया लीग से आए थे। अपने कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, वो इतना शाइन किए थे। मनदीप सिंह, मनप्रीत, ये सब लोग इन्होंने इतना अच्छा किया था हॉकी इंडिया लीग में। मनप्रीत तो खैर उससे पहले के बैच से हैं,
बट हरमनप्रीत और ये सब जो लोग हैं, जो अभी करंट बैच में हैं, इन्होंने हॉकी इंडिया लीग में इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना एक्सपीरियंस गेन किया और उस लेवल पे खेले। तो वो चीज़ है, उससे इनको बहुत बेनिफिट हुआ है, आगे इंडियन हॉकी को बेनिफिट हुआ है। अब दोबारा हॉकी इंडिया लीग ये लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो कि आप अगेन नेक्स्ट बैच को उस लेवल का कंपटीशन प्रोवाइड कर पाएंगे। अच्छे से अच्छे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स दूसरी कंट्रीज के आप लाएंगे, बट अगेन एक लीग को सस्टेन कर पाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती है, मार्केटिंग लगती है, फाइनेंशियली कितना वो वायबल है, कितना सस्ते, हाँ प्रॉफिटेबल है, सस्टेन कर सकते हो आप उसको या नहीं, वो चीज़ें उसी उन चीज़ों की वजह से ही लास्ट लीग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई थी। अब ये लीग दोबारा शुरू हुई है, क्या सरवाइव करती है, क्या उस लेवल का फैन बेस डेवलप कर पाती है, बाकी बाकी स्पोर्ट्स फैंस का सपोर्ट मिल पाता है, ये चीज़ देखने वाली होगी। अभी फर्स्ट सीजन जो हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है, बट अगेन एक सीजन के बेसिस पे जज करना थोड़ा जल्दी होगा। हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक दो सीजन और देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा रिव्यू कर सकते हैं कि क्या जो एच दोबारा आया है उसने कुछ चेंज लाया है या नहीं। ओके, तो अब हॉकी से थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ आते हैं। फुटबॉल में पिछले साल हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मिस कर दिया वर्ल्ड कप। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल चीज़ें भी बाहर आई कि कैसे फुटबॉल वर्क कर रहा है इंडिया में, कैसे लोगों की बन नहीं रही है, कोच की आपके फेडरेशन से नहीं बन रही, फेडरेशन की प्लेयर से कुछ है। और फिर उसके बाद सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें फुटबॉल में वो लेवल का, क्योंकि मैंने ही खुद देखा है कि फुटबॉल की मेरे आसपास आज जितनी बात होती है, चाहे आप चैंपियंस लीग उठा लो, चाहे आप ला लीगा उठा लो, चाहे सीरिया ए उठा लो, कुछ भी उठा लो, यूरोपियन फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे आप प्रिंट हो, चाहे आप टीवी हो। क्योंकि मेरे आसपास के कलीग्स बहुत बात करते हैं, मैं खुद रियल मैड्रिड का बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरे दोस्त मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, इसकी बात होती है। पर जैसे ही हम इंडियन फुटबॉल पे बात करने आते हैं, तो एक आईएसएल हर साल होता है जिसकी थोड़ी मोड़ी बात होती है, लेकिन फिर जब नेशनल फुटबॉल की बात आती है, तो फिर वही लगता है कि हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, जबकि इतना टैलेंट है। अब तो लोकल लेवल पे भी बच्चे स्पोर्ट्स में फुटबॉल को प्रेफर कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है हम क्रिकेट खेलने जाते हैं पर फुटबॉल मिलता है, 5-6 लोग हैं, चलो फुटबॉल खेलते हैं, मजा आता है। तो आपको क्या लगता है फुटबॉल को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए, या क्या प्रोग्रेस है उसमें? अगेन वही बात है, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज इनको सुलझाने पड़ेंगे, जो फेडरेशन के अंदर के इश्यूज हैं उनको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। पावर स्ट्रगल्स जो है हर डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स के बीच में, उसको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एथलीट्स पे फोकस कर पाएंगे। एंड अगेन एथलीट्स को भी उस लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा। नेशनल टीम से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर बार, बट अगेन वो उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो उससे भी जो है वो व्यूअर का थोड़ा मोरल डाउन होता है कि क्यों हमारी टीम अच्छा नहीं कर पा रही है। एंड सुनील छेत्री की बात करें कि वो रिटायरमेंट से वापस आए हैं, ये आई थिंक इंडियन फुटबॉल के लिए इट्स बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको नोट करने की जरूरत है कि आपके पास हाँ, नेक्स्ट लाइन ऑफ प्लेयर्स ही फॉरवर्ड्स नहीं ही है नहीं कि है, उससे कि बेटर आप कि आप। फिर से आप हम्म, सुनील छेत्री को पे ही आपको डिपेंड होना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स इट्स कमेंडेबल कि सुनील छेत्री इस एज हाँ, में भी वो जिस लेवल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया, डेफिनेटली। बट अगेन आपको नेक्स्ट लाइन जो है वो तब तक। प्रिपेयर करनी पड़ेगी। एंड हम्म, जो ही हमारे जितने भी फॉरेन कोचेस रिसेंटली रहे हैं, सब ने बात करी है, एक तो बेटर लीग स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। जो जिस लेवल का यूरोप में लीग स्ट्रक्चर होता है, आपका ऑलमोस्ट कितना 9 मंथ्स 10 मंथ्स की लीग्स चलती हैं, इंडिया में धीरे धीरे वो चीज़ आईएसएल में हो रही है, बट अगेन उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। एंड उसमें फिर कंपटीशन किस लेवल के प्लेयर्स के अगेंस्ट आपको खेलने को मिल रहा है, वो भी मैटर करता है कि आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है या नहीं। उस चीज़ से भी इंडियन फुटबॉल पे काफ़ी असर पड़ता है। एंड लोअर लेवल्स पे किस किस तरह की ट्रेनिंग मिल रही है, किस तरह के कोचेस आ रहे हैं इंडिया में, किस एज ग्रुप से कोचिंग शुरू हो रही है और सीरियस कोचिंग शुरू हो रही है या नहीं, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने अपने अकेडमी सेटअप करे हैं एंड वो कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन ऐसी बहुत अकेडमीज की ज़रूरत है और बेटर कोचेस की, बेटर नॉलेज की ज़रूरत है, तभी आप जो है इंडियन फुटबॉल को और बेटर कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो
बहुत टाइम लगेगा। अगेन हम आई थिंक 120s में है फीफा रैंकिंग्स में, हाँ, एंड टॉप 100 भी बहुत मुश्किल लग रहा है इस पॉइंट पे, हाँ। जिस तरह के बीच रीसेंट में 98, परफॉर्मेंसेस। 96 पे आ गए थे तो हाँ, सब सेलिब्रेट कर रहे थे और कि हम अगेन अंडर वही से अंडर। वही वो किस लेवल के मैचेस थे वो भी मैटर करता है, कि हाँ, आप फ्रेंडलीज जीत रहे हो या उस वो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन वाले जीत भी। रहे हो हुँ, जिनमें कंट्रीज जो हैं वो उस लेवल की नहीं है। तो आप अगेन जीत के खुश तो आप हो लोगे, बट अगेन जैसे ही आपका टफ कंपटीशन आएगा तब आपको अपनी असलियत सामने आती है। जैसे हमें दिखी गया एशियन गेम्स में, हमें वो चीज़ समझ आ गई, या एफसी एशियन कप में हमें वो चीज़ समझ आ गई, क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो चीज़ साफ नज़र आ गई कि जितना भी हम सेलिब्रेट कर लें ये टूर्नामेंट्स जीतने में, जो बाकी टूर्नामेंट्स हम कंडक्ट करवाते रहते हैं, बट असली जहाँ पे परफॉर्मेंस पता चलती है वो इन टूर्नामेंट्स में पता चलती है, जो वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं। तो वहाँ आपको अपनी खामियां दिख जाती हैं, एंड उस पर काम करने की ज़रूरत है अब इंडियन फुटबॉल को। बिल्कुल। मैं जब आपके आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था तो मैं देख रहा था आपने डोपिंग के इश्यूज़ पे भी काफ़ी रिपोर्ट्स किए हैं, जिसमें बजरंग पुनिया हो गया या वीके विस्माया के केसेज़ हो गए। तो आपको क्या लगता है डोपिंग एक ऐसी चीज़ है बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाती है स्पोर्ट्स फील्ड में, और जब भी इसकी बात आती है और किसी एथलीट का इससे नाम जोड़ना तो एक तरीके से मानिए उस एथलीट की इंटीग्रिटी, उसके पूरे करियर पे आप सवाल उठा रहे हो या कुछ निकल रहा है तो एक तरीके से मानिए उस एथलीट का करियर खत्म हो रहा है। तो इंडिया में डोपिंग का क्या सीन है, और आपको डोपिंग रिलेटेड कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आप हमारे दर्शकों को दे पाओ कि डोपिंग कहाँ है, क्या वो नीचे लेवल से है या ऊपर लेवल से है, और इसको लेके क्या-क्या मेजर्स हैं, आप समझा पाओ, या कोई यंग एथलीट देख रहा होगा तो उसे पता चले कि डोपिंग रिलेटेड चीज़ें क्या है? मल्टीपल चीज़ें हैं, एक तो अवेयरनेस की तो दिक्कत है ही इंडिया में, कि डोपिंग रूल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। देन अगेन जो अब जो बहुत मेजर चेंज आ रहा है, जिसमें लोग जो जिस चीज़ को लोग अभी तक पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, पहले लोग सिर्फ एथलीट्स को टारगेट कर रहे थे, बट अब जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है वो कोचेस को भी इस दायरे में ला रही है, कि कोचेस किस हद तक रिस्पॉन्सिबल हैं डोपिंग के लिए। वो चीज़ भी मैटर करती है इंडिया में। अगेन इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफेंडर्स में आता है, एंड बहुत बड़ी चीज़ है वो, उसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने एक सीनियर से ही मैंने एक पॉडकास्ट में बात करी थी, केपी मोहन सर, जो बहुत सालों से 3-4 डेकेड्स से वो इस इशू को बहुत क्लोजली कवर कर रहे हैं। तो डोपिंग को सुधारने के लिए एक तो टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आपको और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो डोपिंग के लिए बहुत अलग-अलग चीज़ें जिनको आपको पकड़ना पड़ेगा, तभी उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी इंडिया में जैसे मैंने बताया कि एक तो डोपिंग अवेयरनेस की बहुत दिक्कत है। बहुत लोग जो है वो वेयर अबाउट्स फेलियर्स में ही पकड़े जाते हैं, कि उनको उनको वेयर अबाउट्स ये होता है कि आपको बताना होता है कि आप इस डेट को इस टाइम पे आप इस जगह मिलोगे, कि कभी भी आके अगर आपको डोप टेस्टिंग के लिए चेक करने आए तो आप मिलोगे। अब वो तीन तीन ऑफेंस हो गए 12 महीने में, तो आप पे बैन लग जाता है कुछ, आई डोंट नो 1 साल का, या कुछ कुछ पीरियड होता है। 12 महीने में 3 बार आप वो चीज़ आपको अलाउड होती है, 3 स्ट्राइक्स अलाउड होती है। उस चीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, और अगेन कौन से ड्रग्स प्रोहिबिटेड हैं, कौन से सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, उस चीज़ को भी बहुत नज़दीक से पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ भी आप ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, कोई भी कोच आपको कोई सप्लीमेंट लेने की बात कर रहा है, उस चीज़ को टेस्ट करने की बहुत बहुत ज़रूरत है, कि आप कुछ अननोइंगली कुछ ऐसा इंजेस्ट ना कर लो जिससे आपका पॉजिटिव टेस्ट आ जाए, कि उसके बाद फिर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये आपके सिस्टम में कहाँ से आया, किस प्रोडक्ट से आया। अगर आप कोई बहुत हाई लेवल एथलीट हो, जैसे हमने ग्लोबल लेवल पे देखा है, यानिक सिनर टेनिस प्लेयर का केस देख लिया, या किसी भी बड़े प्लेयर का, तो वो उनके पास ऐसी लीगल टीम्स होती हैं जो पता कर लेती हैं, लीगल टीम्स और एक्सपर्ट्स की टीम्स होती हैं जो पता कर लेती कि पॉजिटिव टेस्ट हुआ कैसे, एंड देन वो डिफेंड भी कर लेती हैं। बट छोटे एथलीट्स के पास जो इतने साधन नहीं होंगे, तो उनको अपने लेवल पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स कोशिशें चल रही हैं एथलीट्स को और अवेयर करने की, कि आप डोपिंग ना करो, डोपिंग से बचने के क्या-क्या तरीके हैं, किस-किस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। पर अगेन आई थिंक जो रिसेंट जो अब नाडा ने स्ट्रैटेजी करी है, कि कोचेस कोचेस के ऊपर भी थोड़ा शिकंजा कसने का उन्होंने स्टार्ट किया, ये एक अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक इससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा आने वाले टाइम में।
ओके। अब फ़ोकस लाते हैं वुमेन्स स्पोर्ट्स पे। हमने हाल ही फिलहाल में देखा है मनु भाकर ने कितना अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया। उसके बाद हमने विघ्नेश फोगाट जी का सक्सेस देखा, फिर एक हमने पॉलिटिकल मुद्दा भी देखा, सारी चीज़ें देखें। पीटी उषा जैसी महान हुई हैं, मैरी कॉम जैसी हुई हैं, मीराबाई चानू जैसी चीज़ें हुई हैं। वुमेन्स क्रिकेट अच्छा कर रही है, अभी डब्ल्यूपीएल पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा कर रही है, व्यूअरशिप भी अच्छी जा रही है। तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिया के स्पोर्ट्स में, ये अगर हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में देखें, अगर आप अमेरिका में देखें उनके 50% ओलंपिक मेडल्स वुमेन के तरफ से आते हैं। चाइना में भी ये केस है। पर इंडिया में वुमेन के तरफ से परसेंटेज ज़्यादा आते हैं। पर क्या वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में उस लेवल का है जिस लेवल के बाकी डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ स्पोर्ट्स अच्छा कर रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, उस लेवल पे है? या वुमेन्स के प्रति कोई बायसनेस है, या बहुत सारी सोशल चीज़ें होती हैं, बहुत फ़ैमिलियर चीज़ें होती हैं, और सोसाइटी की एक कंडीशनिंग भी होती है कि वुमेन स्पोर्ट्स में क्यों जाएगी, ऐसा-वैसा। शायद दिल्ली में ना होता हो, मुंबई में ना होता हो, लेकिन अगर मैं जैसे टियर 3 सिटी या टियर 2 सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पे ये आज भी है कि लड़की स्पोर्ट्स खेलने क्यों बाहर जाएगी, लड़का जा रहा है तो ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है। तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स में अगर बढ़ाना हो, तो उसके लिए कौन से मेजर्स लेने चाहिए, और वुमेन स्पोर्ट्स को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या कोई कवरेज जो आपने किया हो बहुत ज़्यादा? अगेन वही जो आपने बातचीत करी वो बहुत सही है कि एक तो माइंडसेट की दिक्कत है अपने देश में, कि हुँ, बहुत लोग डिस्करेज करते हैं कि जब भी कोई लड़की खेलने का सोचती है, कोई स्पोर्ट लेने का सोचती है, टियर 3 नहीं भाई, ये तो बड़े शहरों में भी ऐसे केसेस होते हैं कि लोग नहीं चाहते कि अपनी लड़की खेले, कोई स्पोर्ट खेले, कि उनको एक तो फेयर स्किन से ऑब्सेशन होता है कि खेलेगी तो सांवली हो जाएगी, शादी कौन करेगा, ये सब, ये बहुत बहुत बड़े शहरों में भी ऐसी सोच होती है लोगों की, सिर्फ टियर 3 की बात नहीं है। तो एक तो माइंडसेट की दिक्कत है जिससे वुमेन पार्टिसिपेशन पे फ़र्क पड़ता है। एंड अगेन हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वुमेन फ्रेंडली कितनी है, उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि मर्दों के लिए तो फैसिलिटीज़ है, औरतों के लिए किस लेवल की फैसिलिटीज़ हैं ट्रेनिंग करने के लिए, कितने फीमेल कोचेज़ को हम ट्रेन कर रहे हैं कि आगे वाले आने वाली पीढ़ी को आप एजुकेट कर सको। उस चीज़ से भी पार्टिसिपेशन पे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उस इन सब चीज़ों पे ही काम करने की ज़रूरत है, तभी पार्टिसिपेशन और आगे बढ़ेगा। बाकी जिन देशों की आपने बात करी वो तो हमसे अभी बहुत आगे हैं, तो उनके साथ कैच अप करने के लिए पहला तो वही जो मैंने बोला, माइंडसेट चेंज करने की सबसे पहले ज़रूरत है, जो अब हो रहा है धीरे-धीरे। बहुत छोटी छोटे शहरों में भी जो माँ-बाप हैं वो अपनी लड़कियों को भी एनकरेज कर रहे हैं कि आप खेलो, अपना स्पोर्ट खेलो, एंड पड़ोसी जो बोल रहा है उसको बोलने दो, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इसी से आई थिंक स्थिति आगे बेहतर होगी। और वुमेन्स के साथ तो सेफ्टी का, हाइजीन का, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर या आपकी 50% पॉपुलेशन अगर स्पोर्ट्स को उस लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीतने के चांसेस पहले ही बहुत कम हो गए बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो वुमेन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिस पे फोकस गवर्नमेंट या एज अ सोसाइटी हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छे से करना चाहिए। जी, बिल्कुल अब सही बात बात है। हाँ, अब अगर बात करें, हमने बीच में बात की कि क्रिकेट 2028 के ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया है। बहुत डिबेट हुआ है पिछले कुछ सालों में कि क्रिकेट इतना लंबा स्पोर्ट्स है, इतने देर तक चलता है। ओलंपिक्स के तो सारे स्पोर्ट्स कम टाइम के होते हैं, बेटर होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब क्रिकेट को जब इंक्लूड किया गया है, तो आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा मूव है? क्योंकि क्रिकेट के नाम पे लोग ओलंपिक्स और देखेंगे, और मान लीजिए अगर वो क्रिकेट देखने के लिए खोलेंगे तो वो बाकी स्पोर्ट्स में ही चले जाएँगे, 1 से दूसरा, दूसरे से तीसरा। दूसरी बात कि क्रिकेट वहाँ आया है, तो क्या बाकी स्पोर्ट्स से ओलंपिक्स लोग खोलते थे, उन्हें पता होता था यहाँ क्रिकेट नहीं देखने मिलेगा। तो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते थे कि यहाँ हम वो स्पोर्ट्स देख रहे हैं जो पॉपुलर नहीं है, पर क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट ये एथलीट्स कर रहे हैं इस वर्ल्ड लेवल पे और इतने वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स हैं, तो वो लोगों का इंटरेस्ट होता था, वो उन्हें ड्राइव करता था। और अभी विराट कोहली का एक इंटरव्यू भी था, वो कह रहे थे कि एलए 28 में अगर मुझे मौका मिला, देखूंगा, आ सकता हूं तो आ जाऊंगा। क्योंकि विराट कोहली का एलए 28 में क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना अलग लेवल पे ले जाएगा ओलंपिक्स को, क्योंकि जिस लेवल का ब्रांड वैल्यू विराट कोहली का है, मुझे नहीं लगता अभी इंडिया स्पोर्ट्स में किसी का उससे बड़ा ब्रांड वैल्यू है। तो इन सब चीज़ों को, आप क्रिकेट को एलए 28 ओलंपिक्स के नज़रिए से कैसे देख रहे हो, या आपका क्या उस पर टेक है? देखो, 2028 ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं? अमेरिका में, एंड अमेरिका हाँ। बहुत
बहुत क्लेवर कंट्री है, उनको पता है कि बिगेस्ट मार्केट किस-किस स्पोर्ट की है। हाँ, एंड क्रिकेट की जो मार्केट है वो उसकी पॉपुलेशन की कोई हद ही नहीं है। इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग है तो इसलिए एक रीज़न ये है उन्होंने बहुत मार्केट इस वे में भी किया है कि विराट कोहली और ऐसे बड़े-बड़े फेसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल्दो विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं टी20 हाँ, से, हाँ, टी20 बट में। अगेन वही रिटायरमेंट से वापस आने में कितना टाइम लगता है एंड अगर फिटनेस है खिलाड़ी की तो कोई क्यों ही मना करेगा। तो बिल्कुल। वो चीज़ें मैटर करती हैं एंड अगर और क्रिकेट से बाकी स्पोर्ट्स की कवरेज को फ़ायदा मिलेगा या नहीं, आई थिंक फ़ायदा तो होना चाहिए एंड क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, सिर्फ़ 6 ही टीम्स का टूर्नामेंट है, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि लोग पूरा-पूरा दिन क्रिकेट ही देखते रहेंगे, बाकी स्पोर्ट्स देखेंगे ही नहीं। टी20 आई थिंक फ़ॉर्मेट रखेंगे वो लोग, अभी हाँ, आई थिंक पक्का कन्फर्म होना है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर। बट 6 टीम का टूर्नामेंट है तो बहुत लंबा नहीं चलेगा और क्रिकेट के साथ-साथ लोगों को और भी स्पोर्ट देखने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है एंड अगेन जो मैंने बोला कि यूएस जो है इट्स बहुत क्लेवर कंट्री है तो उन्होंने एक एक कमर्शियलाइज़ अच्छे कर दिया एक पूरा। हाँ, वो चीज़ तो है ही क्योंकि वहाँ हाँ, वो जो है मेजर लीग क्रिकेट भी चल रही है। हाँ, उससे भी उनको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्रिकेट की कितनी पॉपुलैरिटी है, जो अभी बहुत टाइम तक तो अमेरिका क्रिकेट के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रही थी, कुछ बट अब नहीं, रिसेंटली बेसबॉल। जो आना शुरू हो गया है, वहाँ पे हुँ, मेजर लीग क्रिकेट है और आई थिंक सेकंड डिवीज़न भी है उसका एमएलसी का। तो हाँ, उससे उनको थोड़ा आइडिया लग गया है कि ये बहुत बड़ी मार्केट है जो टैप इन की जा सकती है ओलंपिक्स के टाइम पे क्योंकि ओलंपिक्स के टाइम पे जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो अ, उस लेवल की ऑडियंस आपको किसी ग्लोबल इवेंट में आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप ही उसके थोड़ा क्लोज हाँ, आता है या उससे आगे होगा बट और कहीं आपको ऐसी ऑडियंस मिल नहीं सकती हुँ। तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही क्लेवरली बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया एंड इसका फायदा तो आई थिंक मिलेगा ही बाकी स्पोर्ट्स को भी। और आई गेस 2024 में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें यूएसए की टीम थी, वहाँ न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कराया गया था। आई गेस वो भी एक मोटिवेशन होगा, उन्होंने देखा होगा एज अ ट्रायल बेसिस की इतनी व्यूअरशिप गई है तो क्यों ना इसको इंक्लूड किया जाए और उसको कैपिटलाइज किया जाए। तो अब अगर हम बात करें यंग प्लेयर्स की, जो यंग एथलीट्स हैं, जो आना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल है, सोशल है, उन चीज़ों को हटा के अगर आप कुछ ऐसे स्टोरीज बता पाएँ उनके लिए, जो आपने कवर किए हैं, कुछ एथलीट्स के जिनका कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, पर उन्होंने अपने ग्रिट, डिटर्मिनेशन इन सब डिसिप्लिन के बलबूते आज अपने को रिप्रेजेंट किया ऐसे लेवल पे, जहाँ पे वो सक्सेस भी पाए हैं, उन्होंने अपने पसंद की चीज़ भी की और नेशन को भी रिप्रेजेंट किया। तो वैसे कुछ स्टोरीज जो इंस्पायर कर पाएँ यंग एथलीट्स को और यंगस्टर्स को? और ऐसा स्टोरीज यंग एथलीट्स की हम्म, मेरे पास ऐसे स्टोरीज तो हैं जिसमें परिवार का स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं था पर क्योंकि मैं खुद भी बहुत अभी ज़्यादा इतना टाइम नहीं हुआ है मुझे जर्नलिज्म में तो आई थिंक इतने स्टोरीज अभी मैंने नहीं किए जितने मंझे हुए जर्नलिस्ट जो हैं 10-15 साल से जो कर रहे हैं उनके उनके पोर्टफोलियो में है पर हाँ ऐसी स्टोरीज हैं मेरे पास जिसमें लोग का परिवार का दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है स्पोर्ट्स में बट एक बच्चा जो है वो इंटरेस्ट दिखाता है एंड परिवार जो है उसको खुला सपोर्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे अभी एक टेबल टेनिस प्लेयर का मैंने इंटरव्यू लिया था दिव्यांशी भौमिक एक प्लेयर हैं महाराष्ट्र की। अभी चेन्नई में भी खेली थी वो। सिर्फ़ 14 साल की है, उसके परिवार में कोई टेबल टेनिस प्लेयर नहीं है। बट पैंडेमिक से जस्ट पहले और पैंडेमिक के टाइम पे घर में टेबल टेनिस एक वो टेबल लेके आए एंड वो अपने भाई के साथ अपने अपने पापा और बहन के साथ वो प्रैक्टिस करती थी एंड उससे उसका इंटरेस्ट और बढ़ा एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग भी करी उसके बाद एंड अभी जो है चेन्नई उसका पहला ही सीनियर इवेंट था और उसमें उसने वर्ल्ड नंबर 60 के आसपास की एक रैंकिंग प्लेयर को हराया तो ऐसी स्टोरीज मैंने अभी कवर की है एक टेनिस प्लेयर है माया राजेश्वरन 15 साल की है उसकी उसकी भी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है वो भी पहली है उसने भी टेनिस एज अ आफ्टर स्कूल एक्टिविटी पिकअप करी थी और बस उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया वहाँ उसके एक एकेडमी में उसने ट्रेनिंग शुरू करी फिर उसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया नाउ वो राफा नडाल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही है
तो ये सब स्टोरीज़ तो हैं और ऐसी स्टोरीज़ आगे भी आती रहेंगी जहाँ पे परिवार का कोई दूर-दूर तक स्पोर्ट्स से लेना-देना नहीं था, बट कोई एक बच्चा उठाता है स्पोर्ट और आगे उसको उस लेवल का सपोर्ट मिल जाता है, तो परिवार की ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है। तो ऐसी बिल्कुल। स्टोरीज़ मैंने कवर करी हैं, बट होपफुली फ्यूचर में और ऐसी स्टोरीज़ कवर करने को मिलेंगी। अभी तो 4 साल ही हुए हैं इस प्रोफ़ेशन में हाँ, मुझे। अभी तो बहुत हुँ, सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, बहुत नए-नए जी। स्टोरी। अब अगर आपकी बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो आपके बचपन में कौन स्पोर्ट्स में इंस्पिरेशंस रहे थे? जैसे अगर मेरी बात करें पर्सनली, तो फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन, कोबी ब्रायंट हो गए, रॉजर फेडरर हो गए। ऐसे एथलीट्स को जब मैं देखता हूँ या इनके लेवल को देखता हूँ या इनकी मेंटालिटी, इनकी स्पीचेस देखता हूँ, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है अपने पर्सनल लाइफ में भी। तो आपको कौन-सा ऐसा एथलीट था जिसने आपको देख के लगा इस एथलीट के लिए तो मैं काम धंधा छोड़ दूँगा, मैं बैठूँगा, इनका मैच तो देखूँगा ही देखूँगा? आई थिंक मेरे लिए वो एथलीट राफेल नडाल ही थे। अभी ओके। वो लास्ट ईयर रिटायर हो गए, तो अभी अभी हाँ। भी मुझे थोड़ा वो दैट फीलिंग वो सिंक इन नहीं हुई कि वो रिटायर हो गए, बट उनका करियर फॉलो करना आई थिंक मेरे लिए बहुत स्पेशल था, एज अ व्यूअर, एज अ फैन। उनका करियर कवर करने का मुझे मौका नहीं मिला बिकॉज वो रिटायर हो गए, बट जितना भी उनका परफॉर्मेंसेस मैंने देखे, जितना भी उनका डिटर्मिनेशन मैंने ऑन कोर्ट देखा, और ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट जो ह्यूमिलिटी और जो बिहेवियर मैंने हाँ। नडाल की तरफ से देखा, आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल पे इंस्पायर किया है उसने, स्पोर्ट में ही आगे जाने के लिए। तो इफ अगर कोई एथलीट का मुझे नाम लेना है तो आई थिंक वो राफेल नडाल ही होंगे मेरे लिए। हाँ, बहुत इमोशनल वो मोमेंट था जब दोनों ने, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल ने एक दूसरे को हग किया था। उस समय यस। पूरे वर्ल्ड में वही बात चल रही थी। जी। अब आप जैसे स्पोर्ट्स स्टार में हो, आप डिजिटली मैगजीन का ज़माना भी आ चुका है। पहले बस हम्म। आपकी नॉर्मल मैगजीन छपती थी। तो हम्म। आपको ये डिजिटल मैगजीन वर्सेस रेगुलर मैगजीन और जो आर्टिकल्स और वीडियो कंटेंट है, इन हम्म। दोनों को अगर कंपेयर करें, नॉर्मल मैगजीन जो छपती थी पहले, अभी भी छप रही है, और डिजिटल ई मैगजीन, इन दोनों का हम्म। कंपैरिजन, और न्यूज आर्टिकल्स वर्सेज वीडियो कंटेंट, इन दोनों का कंपैरिजन में आपको क्या शिफ्ट दिखा है? पिछले 4 साल से आपने ज्वाइन किया है, तो आपने बहुत क्लोजली ये डिजिटल एरा देखा है, आप उसी में घुसे ही हो। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि पहले के वो जो चीजें थी और अभी की जो चीजें, उसमें क्या चेंजेस आए हैं और क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच में? देखो, दोनों की अपनी अपनी ऑडियंसेस भी हैं और कुछ की कॉमन ऑडियंस भी है, तो वो चीज़ मैटर करती है। अब प्रिंट के अपने फ़ायदे हैं, आपको हाथ में ही वो एक सारी स्टोरीज आप ऐसे पलट के देख सकते हो। ऑनलाइन कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं होता, क्लिक करके आप पेज एक बाय वन स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ लोगों को वो चीज़ थोड़ी इतनी कन्वीनियंट नहीं लगती, जो जबकि कुछ लोगों के लिए वो बहुत कन्वीनियंट होगी कि आपको साथ में कुछ कैरी नहीं करना पड़ रहा है, फ़ोन पे बस फ़ोन पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। तो दोनों चीज़ों की अलग-अलग ऑडियंसेस हैं। प्रिंट ऑफ कोर्स थोड़ा उस पे ऑडियंस पे फ़र्क तो पड़ेगा ही, जब डिजिटल जैसे-जैसे चीज़ें और बढ़ती जाएँगी। अब हम न्यूज़ भी सुनते रहते हैं कि प्रिंट जो है वो यहाँ ये ऑफ़िस बंद हो गया या ये ऑफ़िस बंद हो गया, तो वो चीज़ें अब बढ़ तो रही हैं। डिजिटल की तरफ ही लोग सब चढ़ रहे हैं, बट अगेन एक लॉयल और नीश ऑडियंस अभी भी है प्रिंट के लिए, जो जब तक है वो तब तक तो रहेगी। अब वो आगे बढ़ती है या नहीं, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। एंड कंटेंट की बात करें तो अब जो है लोगों को सिर्फ स्टोरीज नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, उनको विजुअल स्टोरी टेलिंग चाहिए, उनको थोड़ा ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस चाहिए एथलीट्स की स्टोरीज के लिए। तो उस चीज़ पे अब जर्नलिस्ट बहुत काम कर रहे हैं कि जब भी वो कोई इवेंट कवर करने जा रहे हैं, तो वो ये नहीं कि सिर्फ एक स्टोरी फाइल करके बैठ गए। आप वीडियो भी ले रहे हो, आप साथ में उनको परफॉर्म करते हुए भी रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उनकी ट्रेनिंग को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर वो परमिट करे तो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, एंड वो चीज़ आप फिर ऑडियंसेस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हो। घर उनका घर का क्या कैसा माहौल है, आप वो चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हो। आप उनके घर जाते हो, उनके घर वालों से बातचीत करते हो, उनके दोस्तों से बातचीत करते हो, उनकी सोशल कंडीशनिंग देखते हो कैसी रही है, किस किस हालातों में वो पैदा हुए हैं, पले-बड़े हैं। वैसी स्टोरीज़ आप लोगों तक लेके जा रहे हो, उस चीज़ पे अब बहुत काम हो रहा है। पहले भी होता था, बट वो तब सिर्फ़ रिटन मीडियम में जा रहा था ऑडियंस तक। अब जो है वो ऑडियो विजुअल
जो मीडियम है उसके थ्रू लोगों तक जा रहा है। तो इस चीज़ पे अब काम बहुत हो रहा है इस इंडस्ट्री में एट एट दिस पॉइंट। हाँ, अभी तो आप चेन्नई में काम कर रहे हो और आपने जी। दिल्ली में भी समय गुजारा है। तो हुँ, नॉर्थ इंडिया और साउथ हुँ। इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर में कोई डिफरेंस है? अगेन क्योंकि मैंने प्रोफ़ेशनली सिर्फ़ साउथ में ही काम किया तो मैं इतना मेरा पर्सपेक्टिव इतना आई थिंक दे पाना आसान नहीं है। जहाँ तक मैंने साउथ का देखा है, साउथ में अगेन कहीं भी इंडिया में चले जाओ क्रिकेट का क्रेज़ तो है ही। बट साउथ में बाकी स्पोर्ट्स का भी बहुत बहुत तगड़ा क्रेज़ है फुटबॉल ओलंपिक का तो स्पोर्ट्स को बहुत ले। ज़्यादा है। फुटबॉल क्या वॉलीबॉल का बहुत क्रेज़ है यहाँ पे हाँ, साउथ में। वॉलीबॉल, यस। केरला में, तमिलनाडु में बहुत क्रेज़ है वॉलीबॉल का। इसके अलावा टेनिस का बहुत क्रेज़ है जो नॉर्थ में आई थिंक इतना नहीं मुझे देखने को मिला है। जितना भी मैं अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता पाऊँ तो। और साउथ में बहुत क्रेज़ है टेनिस का, बैडमिंटन का ऑफ कोर्स हैदराबाद तो एक हब ही है एक तरह से। तो वो इन सब स्पोर्ट्स का मैंने साउथ में अभी तक जितना मैंने काम किया मुझे देखने को मिला है, मुझे लगा है कि इन सब स्पोर्ट्स का जो है वो साउथ में थोड़ा कल्चर ज़्यादा है। चेस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है यहाँ साउथ में, तमिलनाडु में बहुत बहुत ही पॉपुलर है चेस। नॉर्थ इंडिया में धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई थिंक दिल्ली में बहुत अच्छी ऑडियंस बढ़ रही है चेस के लिए और मुंबई में है लोग। बट अगेन या जितना मैंने काम किया है मैं उस वे में बता पा रहा हूँ। बाकी अभी दिल्ली में मैंने प्रोफ़ेशनली काम तो नहीं किया तो वो पर्सपेक्टिव ला पाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अ, अब अगर हम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फ़ील्ड की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग अगर किसी को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना है या कोई एस्पायर कर रहा है तो उसके अंदर वो कौन-सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो उसको डिफरेंट और यूनिक बनाएगी बाकियों से? अगेन वही जितनी हमने अभी तक बात करी है, अब हर स्पोर्ट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। एक तो इंटरेस्ट, पहली चीज़ इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, हर स्पोर्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। अ, अपने आप को 1 या 2 स्पोर्ट तक बाँध के रख ना रखें तो बेटर है, क्योंकि आजकल जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वो देख रहे हैं कि आप किस किस लेवल तक कौन से स्पोर्ट कवर कर सकते हो ताकि आप एक ऑल-राउंडर के तौर पे उनको प्रेज़ेंट हो। ये नहीं कि मैं तो सिर्फ़ क्रिकेट ही करता हूँ, मैं तो सिर्फ़ फुटबॉल ही करता हूँ। वैसे ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं जो सिर्फ़ एक स्पेशल स्पोर्ट कवर करने वाले को ढूँढ रही हैं, बट मोस्टली ऑर्गनाइज़ेशंस अब ऑल-राउंडर्स ढूँढ रही हैं, तो उस चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एंड जो मैंने शुरू में बोला कि बेसिक रिपोर्टिंग से ऊपर उठने के लिए आपको काम करना पड़ेगा अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है। सिर्फ़ नॉर्मल रिपोर्टिंग से काम नहीं चलेगा, एक एंगल ढूँढना पड़ेगा चीज़ों को प्रेज़ेंट करने का, तभी जो है वो ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी। तो अगर कोई जर्नलिज़्म स्पोर्ट जर्नलिज़्म में आने का सोच रहा है, तो उनको इस सब चीज़ों पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। मल्टीमीडिया चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं, उस चीज़ को भी थोड़ा-थोड़ा सीखना चाहिए कि सिर्फ़ आप यही नहीं कि मैं तो सिर्फ़ स्टोरीज़ लिखता ही हूँ, मेरे से और कुछ नहीं होता। आपको वीडियोग्राफ़ी थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ी बेसिक लेवल फ़ोटोग्राफ़ी आनी चाहिए, पॉडकास्टिंग थोड़ी आनी चाहिए। अ, वो चीज़ें आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट मेथड्स के थ्रू आप अपनी स्टोरीज़ बस बता सको, वो चीज़ आपको स्किल्स आनी चाहिए। आज की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सिर्फ़ एक स्किल ही नहीं, आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए तब आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। ओके। तो इन द एंड ऑफ सेशन आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ। एक तो आप ये बताओ कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सारी चीज़ें अच्छी रही है। लेकिन क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म में जब आप किसी एथलीट को कवर करते हो और किसी से मान लीजिए कोई आपको बहुत पसंद है या कोई स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो क्या आपके भी इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं? और दूसरा, आगे आपका क्या प्लान है कि किस स्पोर्ट्स को ज़्यादा फ़ोकस करना है या कौन-सा ऐसा अरीना या जॉनरा है जिसको आप और एक्सप्लोर करना चाहोगे? हुँ। अ, पहला सवाल आपका जो था इमोशंस का, कि हाँ, मतलब आप किसी इमोशंस के का साथ। उस चीज़ हाँ। ऑफ़ कोर्स ह्यूमन हो आप तो थोड़ा थोड़ा तो वो फ़ील होता ही है बट अगेन वो चीज़ आप अपनी राइटिंग में जितना हुँ, इम्पार्शियल वे में प्रेज़ेंट कर पाओ उतना बेटर है। आजकल हम बहुत ऐसे क्लिप्स देख रहे हैं, बहुत ऐसे चीज़ें देख रहे हैं जिसमें साफ-साफ दिख जाता है कि प्रेज़ेंटर का या जो जो भी चीज़ कवर कर रहा है उसका बायसनेस दिख जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लेजिटिमेट टॉपिक है तब तो आप अपना ओपिनियन प्रेज़ेंट करो बट अदरवाइज़ उसको एज़ ऑब्जेक्टिवली प्रेज़ेंट कर सको वो चीज़ होनी चाहिए। आप वो फीलिंग्स ऑफ़ कोर्स आपके
आपके ज़हन में आएँगी, आप वो फ़ील करोगे एंड आपकी राइटिंग में वो कहीं न कहीं झलक सकती है, बट उसको अपने आप को ओवर पावर मत करने दो उस चीज़ को। अपने हुँ। अपनी राइटिंग को जितना इम्पार्शियल और जितना ऑब्जेक्टिव रख सको उतना बेटर है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड ये था कि फ्यूचर में आप कौन-सा जॉनरा या कौन से एरिना को ज़्यादा एक्सप्लोर करना अच्छा। चाहोगे या प्लान्स क्या? हाँ, मेरा यही है कि मुझे ओलंपिक स्पोर्ट्स ही और बेटर कवर करना है। टेनिस थोड़ा मेरा फ़ेवरेट है और इंडियन टेनिस आई होप कि फ्यूचर में थोड़ा और तो थोड़ा क्या बहुत बेटर इसकी कंडीशन हो सके। अभी हम जो है डबल्स में हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। का टॉप 200 में मेंस में ही हमारे 10 से ज़्यादा लोग हैं और वुमेन में भी डबल्स में थोड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। बट सिंगल्स सिंगल्स ही ज़्यादा मैटर करता है अगर आप किसी भी कंट्री की पहचान देखना चाहते हो तो। तो उस वे में आई होप कि आने वाले टाइम में मैं इंडियन टेनिस के रिगार्ड में पॉजिटिव न्यूज़ मुझे कवर करने को थोड़ा और मिले। अभी कुछ यंगस्टर्स आए हैं, मानस दामने हैं, माया राजेश्वरन जिसका मैंने ज़िक्र किया, आर्यन शाह है, कृष त्यागी है, ऐसे यंगस्टर्स आ रहे हैं जो पोटेंशियल दिखा रहे हैं कि हम बेटर कर सकते हैं, बट अगेन वही उनका डेवलपमेंट, उनको किस तरह का एक्सपोज़र मिल रहा है, वो चीज़ मैटर करेगी। तो कोई स्पोर्ट अगर मैं जिसको आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं आगे उसको अच्छे से कवर करूँ, आई थिंक वो मेरे लिए तो एटलीस्ट टेनिस ही है। बढ़िया टेनिस आई होप फ्यूचर में ग्रो करे और आपका ये विश पूरा और डेफिनेटली पूरा होगा। तो ये थे नेहित सचदेवा जिनके साथ हमने एक बहुत बेहतरीन कॉन्वर्सेशन की अक्रॉस डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको नेहित जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और किस स्पोर्ट्स के बारे में आपको नया जानने को मिला, किसी नए एथलीट के बारे में, किसी नए टूर्नामेंट के बारे में, और आपका क्या ओपिनियन है इन डिफरेंट टॉपिक्स पे। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय।